हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम हमारी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का सारा सिलेबस की कवरेज कर रहे हैं, तो हम हमारे यूनिट 3 पे थे, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। और हमने वो हमारा यूनिट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट तक कर लिया था। तो आज हमने डीमोनेटाइजेशन से स्टार्ट करना है कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, और उसके बाद हमने हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ एलपीजी, लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है नोटबंदी। आप सबको पता है कि 8 नवंबर 2016 को रात के टाइम लगभग आई थिंक 8 बजे के करीब मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि 500 और 1000 के जो नोट हैं, अब उसकी वैल्यूएशन एज अ लीगल टेंडेंसी हमारे देश के अंदर ख़त्म हो चुकी है। अब वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर रह गए हैं, तो उससे आप कोई भी सेल एंड परचेज नहीं कर सकते, जो कि हमारी देश की 86% करेंसी जो सर्कुलेटेड थी उसका पार्ट था। मतलब जो 86% करेंसी जो हमारे देश में सर्कुलेट हो रही थी, वो 500 एंड 1000 के नोट्स के रूप में हो रही थी। तो डीमोनेटाइजेशन का मीन्स देखते हैं टूल किट 12 के अंदर, विड्रॉल ऑफ द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर टू द करेंसी इन सर्कुलेशन इन कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। कि जब हम हमारे जो करेंसी है उससे उसकी मान्यता ले लेते हैं, उसकी मान्यता जो होती है सेल परचेज, उसकी वैल्यूएशन पावर ले लेते हैं, उसका मतलब होता है डीमोनेटाइजेशन और नोटबंदी। तो आप सबको पता है कि सरकार ने सबको क्या एडवाइस दी थी कि आप बैंक्स में जाएं, अपने पुराने जो 500 एंड 1000 के नोट्स हैं उनके बदले न्यू नोट्स को ले लें। और क्या कहते हैं, ये जो स्टेप है ये क्यों उठाया गया था कि जो हमारे देश के अंदर काला धन है, ब्लैक मनी, जो कि काला धन कैश के रूप में लोगों ने अपने घरों के अंदर रखा हुआ है, जो लोगों ने करप्शन करी हुई है, वो सारी की सारी बाहर आ सके, कि लोग मजबूर हो जाएं उसको बाहर लाने के लिए और उनको हार मानकर सरकार के अंडर सरेंडर करना हो और उनको टैक्स पे करना पड़े। तो वो ये कहते हैं दिस वॉज अ सर्पेटाइंस इनसाइड एंड आउटसाइड द बैंक्स। बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का हो चुका था सारे के सारे बैंक्स के आसपास, और लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहे थे, क्योंकि बैंक्स के पास भी एक टाइम को होता था कि अब उनके पास कैश ख़त्म हो गया और लोगों की जो लाइन है वो स्टिल बाहर लगी हुई होती थी। तो इससे जो हाउस होल्ड्स हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, ट्रेडर्स को भी, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि क्या होता क्या है। तो आप सबको पता है कि हमारे देश में अब 2000 की न्यू करेंसी लॉन्च हो चुकी है, बट वो स्टिल एक कागज़ का पीस ही था जब तक सरकार ने ये नहीं कहा कि ये 2000 का नोट हमारी लीगल टेंडेंसी है, इससे आप परचेज एंड सेल कर सकते हैं, इसकी एक अपनी वैल्यूएशन है। तो वो यही कह रही है, व्हेन द गवर्नमेंट विड्रॉल द वैल्यू इम्पार्टेड इन द करेंसी नोट, इट नो लॉन्गर रिमेन एज अ लीगल टेंडर, it is reduced to a piece of paper. Withdrawal of status of legal tender of the currency in circulation is called demonetization. After demonetization, the exchange value imparted to the currency crisis ceases to exist. Demonetization currency is no longer accepted as a medium of exchange. क्योंकि आपको पता है 8 नवंबर के बाद जो 500 एंड 1000 के जो नोट्स थे उससे आप कुछ भी सेल परचेज नहीं कर पा रहे थे। तो क्या कहते हैं कि जो 8 नवंबर इज़ अ डूम डे, क्या कहते हैं उसके बाद बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन हमारे 500 और 1000 के नोट की वजह से हमें लिक्विडिटी का मैसिव लॉस हुआ था इकोनॉमी में। और जो हमारे 500 और 1000 के नोट थे, पूरे देश में जो करेंसी सर्कुलेट हो रही थी उसका 86.9% थे, अप्रॉक्स में पूरा का पूरा 87% पोर्शन था जो करेंसी की मान्यता ख़त्म हो चुकी थी। मतलब अगर एक पर्सन के पास 100 रुपये हैं तो उसमें से जो 87 रुपीज़ है उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो गई थी। तो वो यही कह रहे हैं कि जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है इस पाई चार्ट के अंदर, वो ये डिपिक्ट करता है द करेंसी दैट लॉस्ट इट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर। और जो ये पिंक पोर्शन है ना, पर्पल वन पोर्शन है, पर्पल कलर का पोर्शन है, करेंसी विच कंटिन्यू टू होल्ड द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर। तो फीचर्स क्या है, इससे हमारे को टैक्स मिला था बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को मजबूरी में सरेंडर करना हुआ था कि अब कर भी वो कुछ नहीं सकते थे। 1 करोड़ का लॉस होने से अच्छा है वो उनमें से कुछ पैसे बचाकर कुछ टैक्स पे कर दे गवर्नमेंट को, कि कुछ तो उनके पास बचेगा।
आगे टैक्स इवर्जन। टैक्स इवर्जन होता है इलीगली जब आप सरकार को टैक्स की पेमेंट नहीं करते, उसका मतलब होता है टैक्स इवर्जन की जब इलीगली रूप से आप पैसों को छुपा कर रख लेते हैं और सरकार को पैसे नहीं देते। तो डीमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो known as the government measure to control the malpractice of tax evasion, ठीक है, cancelizing the savings into the formal financial system. Demonetization facilitates in cancellation saving of people into the formal financial system. As a result, some of the new deposit can be used for launching new profitable schemes and providing loans at the lower rate. इस वजह से लोअर रेट पे भी आपको लोन्स वगैरह मिलने शुरू करे थे लोगों ने कि किसी तरह उनकी जो वो पुरानी करेंसी है वो जाए। आगे है लेस कैश इकोनॉमी। जब से डीमोनेटाइजेशन हुई है उसके बाद से आप सबने देखा होगा कि अब हम जो है गूगल पे, पेटीएम, इन सब चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए हमने ये सारे स्टेप्स उठाए थे। तो लेट्स सी कि क्या हम नोटबंदी की वजह से हमारे देश के ऊपर क्या चीज़ों का इम्पैक्ट आया था, क्या प्रभाव आए थे। तो मनी एंड इंटरेस्ट पे क्या आया था, कैश की ट्रांजैक्शंस पे एकदम डिक्लाइन हो गया था, डिपॉजिट्स इंक्रीज हो गए थे, बैंक के अंदर लोग जा रहे थे बार बार पुराने नोट्स का डिपॉजिट कराने, फाइनेंशियल सेविंग इंक्रीज हो गई थी। आगे पब्लिक वेल्थ डिक्लाइन सिंस देयर इज अ हाई डिमोनेटाइज्ड नोट विच टर्न्ड रियल एस्टेट प्राइस फॉल। रियल एस्टेट का प्राइस फॉल हो गया था, पब्लिक की वेल्थ कम हो गई थी जस्ट बिकॉज कि जो उनके पास सेविंग थी जो 500 एंड 1000 के नोट्स के रूप में थी उसकी वैल्यूएशन ख़त्म हो गई थी। पब्लिक सेक्टर की जो वेल्थ थी, जो ऑर्गेनाइजेशन सरकार के अंडर थी उन पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि सरकार अपनी ऑर्गेनाइजेशंस पे तो कभी कोई इफेक्ट नहीं ही आने देंगी क्योंकि उनके पास अगर ऐसी करेंसी भी है तो वो तो आराम से उनको मैनेज कर ही सकते थे। डिजिटलाइजेशन हो गया था, हमारे सारे की सारी ट्रांजैक्शन हम डिजिटली अब पेमेंट्स ज़्यादा करने लग गए एज यू ऑल नो कि वो ईजिली से कि गूगल पे कर देते हैं आपको पेमेंट, पेटीएम कर देते हैं। आज के टाइम पे यही चीज़ें ज़्यादा चलने लगी हैं। लोग कैश तो कैरी करते ही नहीं है, फ़ोन में गूगल पे होता है, जहाँ पे ये नीड है पेमेंट करने की जस्ट गूगल पे कर देते हैं। तो रियल एस्टेट्स मतलब कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उसके भी प्राइजेज एकदम डिक्लाइन कर गए थे। टैक्स कलेक्शन, ऑब्वियस सी बात है जब लोगों ने अपनी क्या कहते हैं सरेंडर करी करेंसी तो उससे राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन हुई थी। तो आगे हम देखते हैं कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से तो हम इन कंप्लीट हम देखते हैं कि डीमोनेटाइजेशन एक ऐसी सिचुएशन थी कि 8 नवंबर को 2016 में नोटबंदी कर दी गई थी जिसकी वजह से करेंसी की सर्कुलेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हैं और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो कि 1991 के बाद हमारी सरकार ने स्टार्ट करी थी। तो लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है गाइस कि लिबरल हो जाना, छूट दे देना इंडस्ट्रीज़ को कि आपको लाइसेंस की करने की कोई नीड नहीं है। अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तो आप कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको किसी प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल आपको एक्स प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करनी है तो आपको लाइसेंसिंग करनी है, उसको रजिस्टर कराना है, बहुत सारी लीगली वर्क होते थे। बट लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि उन सब चीज़ों को लेकर लिबरल हो जाना। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसके चीफ फीचर्स क्या हैं, टू डू अवे द नेसेसिटी ऑफ हैविंग लाइसेंस, कि लाइसेंस वगैरह कम कर देना, फ्रीडम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस का फ्रीडम दे देना, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर देना, गुड्स की मूवमेंट्स का एक प्लेस से दूसरे प्लेस, कि लिबरल हो जाना कि लोग थोड़ा सा अच्छे से खुलकर अपना जो बिजनेस है उसको कर सकें। फ्रीडम की आप अपने हिसाब से प्राइस फिक्स कर सकते हैं, रेट रिडक्शन कर देना रेट ऑफ टैक्स में। आपको पता है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं उसके अंदर अगर आप जाकर अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी मतलब जो नॉर्मल एरिया में इंडस्ट्री और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंडस्ट्री है उसके कंपैरिजन में आपको टैक्स के रेट भी कम होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी मिलती हैं। तो वो सारा कुछ लिबरलाइजेशन के पार्ट में आता है। फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, सरकार की रोक टोक से छुटकारा मिल जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सिंप्लीफिकेशन कर देना कि आप खुलकर बाहर के देशों में अपने सामान का आदान प्रदान कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन इन द प्रोसेस ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, आप बाहर से टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आपको छूट दे देना कि आप अपने हिसाब से खुलकर अपना बिजनेस करें। आगे आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स सच अ इकोनॉमिक प्रोसेस थ्रू विच
सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज बोट आइदर पार्टली और कंप्लीटली अंडर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। जब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को प्राइवेट लोग परचेज कर लेते हैं, जब सरकार अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ये कह देती है कि अब से प्राइवेट लोग चलाएंगे, तो उसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। या तो वो अपना थोड़ा सा पोर्शन प्राइवेटाइज कर देती है या सारा कुछ कर देती है प्राइवेटाइज। तो आज के टाइम में सारी की सारी हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेटाइज हैं, एक्सेप्ट रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है, तो कंप्लीट जो हमारे सरकार के कंट्रोल में आती हैं, तो देयर ओनली 2 इंडस्ट्रीज, दैट इज रेलवे एंड सेकंड इज एटॉमिक एनर्जी। बाकी सारे के सारे इंडस्ट्रीज में प्राइवेटाइजेशन आ चुकी है काफ़ी हद तक, या तो कंप्लीट प्राइवेटाइज्ड है या थोड़ा सा ही पोर्शन उसके अंदर सरकार का है, बट रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी पूरी की पूरी सरकार के अंडर है। तो इसके अंदर क्या आता है, रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सरकार की हेर फेर को इंटरप्शंस को बंद कर देना, उनकी हस्तक्षेप को। रिडक्शन इज फिस्कल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार की एक्सपेंडिचर्स एंड टैक्सेशन की पॉलिसीज है उसका बर्डन कम कर देना। साइज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरीज को रिड्यूस कर देना। स्पीड अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सरकार तो बहुत स्लो पोर्शन में काम करती है, लेकिन जो प्राइवेट लोग अपने हिसाब से काम करेंगे तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से होएगी, मैनेजमेंट अच्छी होएगी, क्योंकि प्राइवेट लोग एजुकेटेड लोग होंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे। इंक्रीज इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी है, जो उनका खजाना है, वो भी इंक्रीज होएगा। आगे है इंक्रीज इन कंपटीशन बाय ओपनिंग इंडस्ट्रियल रिजर्व बाय पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। आपको मैं बताती हूँ, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं, अगर पब्लिक कोई बिजनेस, सरकार कोई काम अपने अंडर ले लेती है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर कहलाती है, तो वो जो काम होता है वो सिर्फ सरकार ही कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा रेलवे है वो एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, हम तुम जाके अपनी रेलवे लाइन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, बट प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पर्सन अपना बिजनेस कर सकता है। तो उससे क्या होता है कि न्यू इंडस्ट्रीज की ओपनिंग होती है। आगे ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि बाहर का जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनको इनवाइट करना कि आइए आप हमारे वो शहर के अंदर आकर, हमारे देश के अंदर आकर अपना काम करें, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करें। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज भी आएंगी बाहर की कंट्रीज से, लोग हमारे देश में आएंगे, जो फॉरेन की कंपनीज हैं वो आकर इन्वेस्ट करेंगी। कन्फ्लिक्ट ऑफ सॉल्विंग टेक्नोलॉजी, आपको पता है आज़ादी के बाद से हमारे देश में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट नहीं थी, बाहर के देशों में ज़्यादा थी। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे देश में बाहर की टेक्नोलॉजीज आई, जिससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम, कि हमारा भी जो इंडस्ट्री सिस्टम है वो भी मॉडर्न हो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से compete कर सके। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना कि लोगों के पास, अगर उनके पास फंड है तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके, बाहर के लोग, फॉरेन पर्सनस भी आए और हमारे देश में इन्वेस्ट करें, जैसे कि ग्लोबलाइज कर दिया हमने। अनप्रोडक्टिव कंट्रोल को एलिमिनेट करना, इंडियन इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट करना, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज होना। जब बाहर के लोग हमारे देश में आएंगे वो अपनी करेंसी लेकर आएंगे, तो वो अपनी करेंसी हमारे देश की करेंसी से एक्सचेंज करेंगे, तो जो उनके देश की करेंसी है वो हमारे फॉरेन रिजर्व्स का पार्ट होएगी, तो उससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी इंक्रीज होएंगे। कंट्रोलिंग अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रियल यूनिट इन द पब्लिक सेक्टर, कि जो सरकार है अगर वो कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से उनको लॉस फेस करना पड़ रहा है, तो उन सारे बिजनेसेस को प्राइवेट सेक्टर्स को दे देना, जिससे कि लॉस ना हो सरकार का ज़्यादा। तो इसके मेजर स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म में सबसे पहले आता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कीपिंग इन व्यू द प्रायोरिटीज ऑफ द कंपनी एंड इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नज़रिए को रखते हुए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई गई थी, कि जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। हमारी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, न्यू ट्रेड पॉलिसीज़ बनाई गई कि हम फॉरेन में अच्छे से ट्रेड कर सकें। द ट्रेड पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी थ्रू विच फॉरेन ट्रेड इज़ कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी को ट्रेड पॉलिसी कहा जाता है। लिबरलाइज कर दिया गया
बहुत सारे चेंजेस करे गए जिससे कि लोग जो हैं सामान बाहर भेज सके या बाहर के देशों में अपना सामान भेज सके, या बाहर से अगर कुछ उन्हें प्रोडक्ट्स मंगवानी है तो वो मंगवा सके। स्पेशली द फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन फ्रेड बाय अननेसेसरी कंट्रोल हटा दिया गया। एज ओल्ड रिस्ट्रिक्शन सारी की सारी एलिमिनेट कर दी गई। फिजिकल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, जब सरकार कोई जो टैक्सेशंस वगैरह की पॉलिसीज़ होती हैं वो फिजिकल पॉलिसीज़ के अंदर आती है। द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट कनेक्टेड विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो सरकार पॉलिसीज़ बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, वो हमारी फिजिकल पॉलिसी होती है। उसके ऊपर भी क्या कहते हैं कंट्रोल किया गया। द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम कन्फर्टिंग द इंडियन गवर्नमेंट इन एक्सेसिव फिजिकल पॉलिसी बनाई गई, जिससे कि हमारे जीडीपी का जो डेफिसिट है वो कम हो सके। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जब वो कंट्री है उसकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इनकम कम होती है, तो वो डेफिसिट की सिचुएशन होती है कि उसको फेस किया जा सके। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री। जीडीपी क्या होता है कि हमारे पूरे देश के अंदर एक साल के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई है, हमारा देश मिलकर कितना पैसा कितनी सर्विसेज सब कुछ जनरेट कर पाया है, वो जीडीपी होती है। जिससे कि पता चलता है कि हमारे देश ने लास्ट ईयर के मुकाबले इस ईयर कितनी ग्रोथ कर ली है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है, हमारा अगला पॉइंट है मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं, जो कि हमारे आरबीआई की पॉलिसीज होती है, हमारे सेंट्रल बैंक जो पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसीज कंट्रोल पॉलिसी थ्रू विच सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मनी की सप्लाई। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो क्या कहते हैं देश के अंदर करेंसी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज़ का यूज़ किया जाता है। कि हमने कह दिया कि लोन्स देने शुरू कर दे, जब आरबीआई ये कहता है कि आप सस्ते रेट पे लोन दे, तभी जो बैंक है सस्ते रेट पे लोगों को पैसे उपलब्ध करवाता है। आगे कैपिटल मार्केट फॉर्मेशन, मार्केट इज विच सिक्योरिटीज आर सेल्ड एंड बॉट आर नोन हैज कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर शेयर्स की सेल परचेज करी जाती है। सेबी एस्टेब्लिश करी गई, जो कि हमारी जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करा गया है, जहाँ पर हमारे शेयर्स वगैरह की चीज़ों के ऊपर निगरानी रखी जा सके, जो कंपनीज हैं वो पब्लिक से शेयर्स के रूप में पैसा ले सके। ये सारी की सारी चीज़ें करी गई। डिबेंचर्स को भी पैसा, द रिस्ट्रिक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स वो भी हटा लिए गए। डिसाइड किया गया डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं लोन के रूप में। आपको अकाउंट्स में अगर आपको जानना है डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको सेपरेटली एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि डिबेंचर शेयर्स वगैरह क्या होते हैं। वैसे आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको पता ही होगा। आगे है दिस मैनी टिलिंग प्राइस कंट्रोल, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द स्टेप्स टू रिमूव द प्राइस कंट्रोल इन केस ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स। कि प्राइस कंट्रोल जो सरकार करती थी उसको भी रिमूव कर दिया गया कि अब आराम से प्राइस सेट किया जा सके, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, आयरन, पेट्रोल प्रोडक्ट्स वगैरह का, इन चीज़ों के ऊपर से हटा दी गई रिस्ट्रिक्शंस। आगे अब क्या कहते हैं कि इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी बिजनेस एंड इंडस्ट्री। कि हमने जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ये सारा कुछ करा, इसकी वजह से हमें फ़ायदे क्या हुए और क्या इसका फ़ायदे या इसकी वजह से क्या हमारे ऊपर प्रभाव आया। सबसे पहली बात, कंपटीशन इंक्रीज़ हुआ। कंपटीशन कैसे इंक्रीज़ हुआ, जब हमने बाहर के देश के लोगों को इनवाइट करा तो वो अपने आके हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनके साथ compete करेंगे। तो जहाँ हमारे देश की ही 2 कंपनीज कॉम्पीट कर रही थी, बाहर के देश की भी 4 कंपनीज आ गई, तो कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया। जैसे कि न्यू एंड ओल्ड इंडियन कंपनीज फॉलोइंग आर द चीफ कॉम्पिटिटर्स। पुरानी हमारे देश की जो कंपनीज हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। ओवर डिमांडिंग कस्टमर्स ओवर डिमांडिंग कैसे हो गए, जब उन्हें सारा कुछ पता चलेगा, जब उनको नॉलेज इंक्रीज़ होएगी, फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट्स देखेंगे, सारा कुछ देखेंगे, तो उनकी डिमांड इंक्रीज़ होएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म कस्टमर हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उन्हें इंफॉर्मेशन मिलने लगी कि प्रोडक्ट्स मार्केट में कौन से हैं, तो वो सोच समझकर सेल परचेज करने लग गए। क्योंकि पहले लोगों के पास जानकारी कम होती थी, जो भी दुकानदार ने सामान दे दिया वो ले लेते थे, लेकिन आजकल हम सबके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है, गूगल है, अगर नहीं भी होती तो हम गूगल कर लेते हैं, वैसे तो सबको नॉलेज होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो जो कस्टमर है वो सोच समझकर किसी चीज़ को परचेज करता है, तो इससे हमारे जो कस्टमर्स हैं वो डिमांडिंग हो गए।
टेक्नोलॉजी, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट हो गई, क्योंकि हमारे देश में तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी नहीं और दूसरे देश में ज़्यादा एडवांस थी, तो उससे और न्यू टेक्नोलॉजीज आई। रैपिड चेंज इज टेकन इन द टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बिकॉज बाहर की कंट्रीज आकर हमारे देश में जब मशीनरी लेके आई उसकी वजह से। आगे है नेसेसिटी फॉर चेंज। बिफोर इम्प्लीमेंटिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 से पहले द बिजनेस इज मोर स्टेबल थे, कि सब कुछ अपने हिसाब से ही चल रहा था, बाहर की तो किसी का हेरा फेरी नहीं थी, तो लोग आराम से लिबरल से होकर काम करते थे। पॉलिसीज है लेड डाउन द कॉन्टिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउ एवर दिस डेज फ्री इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होगी है, तो उस वजह से बाहर की कंट्रीज आती हैं, तो उस वजह से हमें भी उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बाहर से एक कंपनी आती है और वो इतना हाई लेवल का प्रोडक्ट ले आती है, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री के अंदर वो प्रोडक्ट था उसकी डिमांड डिक्लाइन हो गई, तो उसको फेस करने के लिए जो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है उसको भी वो टेक्नोलॉजी लेवल पे जाना होगा, उसको भी चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी टेक्नोलॉजी में। आगे है नीड टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज। हमें हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि वो चैलेंजेस फेस कर सके और हमें सक्सेस मिल सके। दिस इज़ द रीज़न दैट देयर डिमांड इज़ नाउ रैपिडली इंक्रीज्ड, कि अगर हमारे हमें ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा नीड होने लगी है। आ गया मार्केट ओरिएंटेशन। दे आर 2 पॉइंट ऑफ व्यूज राइडर द मार्केटिंग, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एंड मार्केट ओरिएंटेशन। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन और मार्केट ओरिएंटेड 2 टाइप की मार्केट होती है। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन ओरिएंटेड व्यू पॉइंट, फर्स्ट गुड्स आर मैन्युफैक्चर्स। देखो, जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट होती है उसमें पहले तो गुड मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, फिर मार्केट में विजिट किया जाता है मैन्युफैक्चर गुड्स को ले जाकर। बट जो मार्केट ओरिएंटेड व्यू पॉइंट होता है, पहले सर्वे किया जाता है मार्केट में कि कौन से प्रोडक्ट्स की हमें नीड है और उस हिसाब से देन हमें प्रोडक्शन करी जाती है। पहले मार्केट को एनालाइज किया कि मार्केट के अंदर इस प्रोडक्ट की नीड है, तो अब हम प्रोडक्शन करेंगे, वो होती है मार्केट ओरिएंटेड मार्केटिंग। बट प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि हमने अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट बना लिया, अब चाहे मार्केट में उसकी नीड है या नहीं है, उसको कर दिया। तो वो क्या कह रहे हैं, इन अदर वर्ड प्रीवियसली वी हैव थॉट वट एवर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट द कस्टमर विल एक्सेप्ट इट। हमारी पहली क्या सोच थी कि हम कुछ भी बनाएंगे कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। बट आज के टाइम में हमें हमारी जो सोच है उसको मार्केट ओरिएंटेड करना हुआ है, क्योंकि जो कस्टमर्स की डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है इन सब चीज़ों की वजह से। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, जब एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन हो गई है, विच इज़ एविडेंट रिडक्शन इज बजटरी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। तो जब पब्लिक सेक्टर्स की डिमांड ही कम हो गई है तो सरकार उनको बजट भी कम प्रोवाइड करने लगी है। These days, the public sector enterprises have clearly understood that in order to make the development possible, to remain alive for, they have to create their own resources. पब्लिक सेक्टर्स के अंदर भी वो जागरूकता आई कि उन्हें भी कुछ करना होगा अगर उन्हें मार्केट में एग्जिस्ट करना होगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है, वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म हैज़ इन्फ्लुएंस द इंडियन बिजनेस, पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस किया गया, कस्टमर्स फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज आई गई, अच्छे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होने शुरू हो गए। इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन के क्या इम्पैक्ट पड़े, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से बाहर की कंपनीज आने लगी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो गई। जब क्या कहते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, सरकार का अधिकार ही ले लिया गया, सरकार को अधिकार ही नहीं है कुछ इंटरफेयर करने का, प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा, तो सरकार का इंटरफेरेंस भी कम हो गई। इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइवेट सेक्टर्स डेवलपमेंट साइंस रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज़ होते हैं। प्राइवेट, अगर आपको पता हो, जो सरकारी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो चीज़ों को लेट गो ज़्यादा करते हैं। बट जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर थोड़ी ज़्यादा हार्डनेस होती है, वो सोच समझ कर अच्छे से काम करते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हुई, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, क्योंकि एज़ कम्पेयर हमारे जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं, उनके पास ज़्यादा मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स होते हैं काम करने के, लेकिन सरकारी इतने ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करती। इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छे से होने लगी, इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री उससे इंक्रीज हो गई, क्योंकि जब पहले एक ही इंडस्ट्री थी एक चीज़ को मैन्युफैक्चर करने की, क्योंकि वो सरकार करती थी, बट अब तो और लोग भी करने लगे हैं, तो इससे हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ इंक्रीज हुई। फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट,
तो अब जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से होने लगी, क्योंकि जो एजुकेटेड लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है वो मैनेजमेंट करने लगे। तो आगे हम देखते हैं कि मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस। जिनको बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब एज यू नो कि वो फैक्टर्स जो कि हमारे बिजनेस के काम को इफेक्ट करते हैं और हमारी जो बिजनेस है उसका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? चेंज इन टेस्ट ऑफ द कस्टमर्स का टेस्ट ही चेंज हो जाना। पहले तो जी वो एक प्रोडक्ट को प्रेफर करते थे, लेकिन अब तो उन्हें उस प्रोडक्ट की नीड ही नहीं है, अब तो उनको एक नए तरीके का प्रोडक्ट की नीड है। फॉर एग्जांपल पहले लोग जो है वो बॉक्स टाइप टेलीविजन्स लेते थे, लेकिन आजकल लोग एलसीडीज लेते हैं। तो कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस चेंज होती जा रही हैं। पहले लोगों के पास बटन वाले मोबाइल फ़ोन्स होते थे, लेकिन आजकल सबको एंड्रॉयड चाहिए। तो उस वजह से लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गई। अब वो फ़ोन ही नहीं मैन्युफैक्चर होते इतने ज़्यादा। एटीट्यूड ऑफ द सप्लायर आ गया। चेंज इन द फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑफ द एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स। चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द जनरल पब्लिक। लोगों का भी नज़रिया अब चीज़ों को लेकर नॉलेजेबल हो गए हैं कि जी ये फर्म तो पोल्यूशन स्प्रेड करता है, तो हम इस फर्म का प्रोडक्ट्स ही क्यों लें। चेंज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं कंपनी से, वो भी इंक्रीज हो गई हैं बिजनेस से। हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, न्यू पॉलिसी आ जाना, पॉलिटिकल सरकार का बदल जाना, ये सारे के सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। चेंज इन लीगल रेगुलेशंस, एक्स पॉलिसीज़ रेगुलेशंस बदल जाना, लाइसेंसिंग वगैरह से लेके। तो मैनेजरल का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मैनेजर को क्या करना चाहिए बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो हाँ, आप सबको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट तो है ही है। बिजनेस को अगर एग्जिस्ट करना है, अगर कोई बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक जीना चाहता है, एग्जिस्ट करना चाहता है लॉन्ग टाइम तक, तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना ही करना होगा। आपको पता होना चाहिए कि अब आने वाले टाइम में लोगों की डिमांड चेंज होएगी, आने वाले टाइम में न्यू टेक्नोलॉजी आएगी। तो मैनेजर के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। It is obvious that there are compulsory changes going on the business environment. The major question about the manager response to these changes remains to be tackled. In other words, whether the manager give them importance or not in response of this question, कि मैनेजर उसको इम्पोर्टेंस दे या ना दे वो उसकी अपनी मर्जी है। बट अगर वो लॉन्ग टाइम एग्जिस्ट करना चाहता है तो उसको बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस देनी ही होगी। कंटिन्यू टू लॉन्ग टाइम एंड फ्लरिश करना चाहता है तो। एग्जाम्पल के तौर पर ये कह रहे हैं कि जो निरमा की कंपनी है उनका जो है ब्रांड का बहुत अच्छा नाम हो गया था कि वॉशिंग पाउडर निरमा का आता है। उन्होंने एक अपना ब्रांड नेम एस्टैब्लिश करा, फिर उन्होंने मार्केट का बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस करा, उन्होंने देखा तो उस चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखकर वॉशिंग शॉप का भी लॉन्च कर दिया मार्केट में कि जी अब हम वॉशिंग शॉप भी लॉन्च करेंगे। उसको भी लोगों ने प्रेफर करा। उसी चीज़ की सक्सेस को देखकर उन्होंने टॉयलेट शॉप भी मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो निर्मा कंपनी ने इन्वायरमेंट एनालिसिस करा और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उनको देखा और उसका फ़ायदा उठाया। उनको कैसे पता चला कि उनको शॉप्स भी लॉन्च करने चाहिए? क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंट का एनालिसिस करा। उन्होंने देखा कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उस वजह से उन्होंने 2 प्रोडक्ट्स की लॉन्च करा डायग्नोसिस कर कर। तो ऑन द अदर हैंड देख कर कि निरमा कंपनी कि अब तो वो खतरा बन गया राइवल कंपनीज के लिए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के गोदरेज एंड हिंदुस्तान लीवर कंपनीज ने भी आगे जाकर उन चीज़ों को फेस करने के लिए विगिल नाम का गोदरेज कंपनी ने शॉप लॉन्च करा और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने फ्रीज को लॉन्च करा था। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे हमें पता होगा कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये थ्रेट्स हैं, मैनेजर को ये करना चाहिए, उससे उनको बेनिफिट मिलता है। तो ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर था जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमारा बिजनेस जो है उसको बहुत चीज़ें अफेक्ट करती हैं। उन सब चीज़ों को जानकर, उन सब चीज़ों को समझ कर ही हमें काम करना होता है। तो गाइज हमारा जो यूनिट है ये 3 यहीं पे ओवर हो गया है।
तो मैं आपको इसकी सुपरविज़न वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी कि आप एग्ज़ाम टाइम में या फिर जब आपको फास्टली सारे पॉइंट्स को री रिवाइज़ करना हो, फटाफट उस वीडियो को देखकर री रिवाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट कर प्लीज़ बताना कि आपको कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी इसको शेयर करें। और आपको मेरे चैनल पर सारे के सारे कॉमर्स से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स पर, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सारे लेवल्स के टॉपिक्स पर वीडियो मिलेगी। तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।